जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम एक एग्जाम पेपर जो हुआ था आरआई एग्जाम 2017 में उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। और उस पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथमेटिक्स, उस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी है जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में होने वाले एग्जाम की। क्योंकि क्वेश्चन यदि आप 10 साल का देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेगा। और रिपीट नहीं भी होता है तो सेम पैटर्न में केवल अंक चेंज करके आपको प्रश्न दे दिया जाता है। तो मैथमेटिक्स का आज हम 15 प्रश्न देखेंगे और 15 प्रश्न बाद के सेक्शन में देखेंगे, क्योंकि आरआई में 30 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है। अभी तक हमने किसी भी रीजनिंग के ऊपर बात नहीं किया है, क्योंकि अभी रीजनिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम नहीं है, इसलिए किसी भी पेपर का रीजनिंग वाला पोर्शन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी का डिमांड होगा या फिर कोई चाहता है कि हमको रीजनिंग भी पढ़ाए, या फिर जब भी कोई ऐसा एग्जाम आ जाएगा जिसमें रीजनिंग का सिलेबस होगा तब हम रीजनिंग को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, हम सेट सी सॉल्व करने वाले हैं आरआई का। अब सीधा चलते हैं प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न करेंगे आज 41 नंबर, जो सामान्य गणित का पहला प्रश्न है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है शॉर्ट में ये देखिएगा। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है और अपने स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर होती तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको निकालनी है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न बनाना होगा तो इसमें शॉर्ट में लाने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू स्पीड। ये देखिए, ये स्पीड है ना, एस लिखा हूं, स्पीड है ना। स्पीड को गुना कर दीजिए और इस स्पीड को अंतर कर दीजिए, मतलब स्पीड का अंतर। ठीक है, गुना कर दीजिएगा, दोनों टाइम दिया होगा, टाइम 1 प्लस टाइम 2। इसका मतलब है जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो दोनों चालों को गुना कर दीजिए और चालों का अंतर, और इसमें हो जाएगा आपका योग, समय का योग। तो स्पीड कौन सा दिया हमारे पास, स्पीड, एक स्पीड है 4 और दूसरा स्पीड है 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं हमारे, देखिए अब इसको हम पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4, और बड़े वाले चाल से छोटे वाले चाल को माइनस कर दीजिए तो 5 माइनस 4। ठीक है, समय को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 5 मिनट दिया है और यहाँ 10 मिनट दिया है, दोनों को योग करेंगे तो ये हो जाएगा 15। लेकिन ये मिनट में है, घंटे में बदलने के लिए हम इसको 60 से भाग दे देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये 15 और ये हो जाएगा 20, सॉरी ये 60 हो जाएगा ना, 60 है तो 20 एकम 20, 20 दिया 60 और 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो 5 किलोमीटर स्कूल और उसके घर की दूरी है, डिस्टेंस। ठीक है, इसको आप ऐसे निकालिएगा बिल्कुल शॉर्ट में, ज्यादा एक्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, और जितना कम स्टेप आप बनाओगे आपका एग्जाम बहुत जल्दी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए महज 3 लाइन में हमने पूरे आंसर बना लिए, महज केवल और केवल 3 लाइन में। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। अगला प्रश्न है, 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है। क्या कहा गया है, 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है। तो चलिए देखते हैं 1 घंटे 1 सेकंड में कितना दशमलव है। तो सबसे पहले हमको घंटे में, है ना, ये तो हमारा हो गया 1 सेकंड। ठीक है, ये 1 सेकंड हो गया, क्या हो गया 1 सेकंड, 1 मिनट, ये हो गया 1 सेकंड। अब घंटे को भी सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि हमको सेकंड और सेकंड का कंपेयर, याद रखिएगा जब भी आप कंपेयर करेंगे तो मिनट और मिनट का कंपेयर होगा, घंटे का घंटे के साथ कंपेयर होगा, और सेकंड का सेकंड के साथ होगा। तो 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3600। इस पूरे को यदि आप सॉल्व करते हो, ठीक है, यदि आप इस पूरे को सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। आप सॉल्व करके आगे देख लीजिएगा। जब भी आप कैसे सॉल्व करेंगे अब ऐसे देख लीजिए, ये अंदर 1 रखिए, ठीक है, और बाहर हो जाएगा ये 336। अब इसको सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर बहुत ईजी से आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी नाव की गति जो है स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि वह समान समय में, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, समान समय में, है ना, यदि वही नाव समान समय में धारा की गति में चले, ठीक है, यदि वो धारा की दिशा में चलना शुरू करती है तो उसका स्पीड हो जाता है 26 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन वही धारा के विरुद्ध जाएगा तब ये चले जाएगा 14 किलोमीटर प्रति आवर। आपको पता होगा, जैसे आप ऐसे आप हवा, मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं और आपके सामने से हवा आ रहा है तो आपको चलने में कठिनाई होगी, खासकर जो साइकिल चलाते हैं उसको पता रहता है। यदि हवा के ही दिशा में आप चलाएं तो आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हवा का प्रेशर और आपका खुद का प्रेशर मिला के आप अधिक स्पीड से चल सकते हैं। सेम बात यहाँ भी है।
ठीक है, सेम बात यहाँ भी है। चलिए अब हम समझते हैं। मान लेते हैं हमको पूछा गया धारा की गति, तो हम धारा की गति हम फिलहाल यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यदि कोई चीजें हैं जो धारा की गति में चले, तब क्या होगा, नाव की गति और धारा की गति को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, दिशा क्या होगी, प्रवाह की गति में 26 किलोमीटर प्रति आवर्ष चलता है ना, तो नाव की गति हो जाएगा 10 + x, क्योंकि वो उसी दिशा में चल रहा है। और ये दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि समान समय में वो एक बार आ रहा है और एक बार जा रहा है, इसलिए। ठीक है, और धारा और प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव की चाल को क्या करेंगे, 10 - x कर देंगे, क्योंकि पता चला ना, जैसे विपरीत में जाएंगे तो आपको जो भी धारा का प्रवाह होगा उसको झेलना होगा, मतलब उसको फेस करना होगा, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तिरक गुना कर दीजिए, 26 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 260 - 26x। ठीक है, ये हो जाएगा 26x बराबर 10 को 14 से गुना करेंगे तो 140 + 10x। प्लस होगा कि माइनस होगा जी, प्लस होगा ना। ठीक है, फिर 10x ही होगा ना, 10x नहीं होगा, 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 14x हो जाएगा। ये इस प्रकार से। अब देखिए कि अब इसको कैसे माइनस करना है, अब इसको देखिएगा। ठीक है, फिर से मैं 10x लिख दिया गया जी, गलती से ये 14x होगा ना, बार बार मेरे मुंह से 10x ही निकल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 14x। अब x को x से माइनस कर लीजिए। ठीक है, x को x से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 260 में 140 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब माइनस तो नहीं होगा क्योंकि एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। 26 और 14 हो जाएगा आपका 40x। ठीक है, 40x हो जाएगा। उसके बाद देखिए 126, 260 और 140 दोनों प्लस में है, तो अगर पक्षांतर होगा तो कोई में से एक माइनस हो जाएगा। माइनस होगा मतलब हमको इसका अंतर निकालना है, तो 260 में 140 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120। ये 120 हो गया। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू आ गई 3, और हमको धारा की गति निकालनी थी, तो ये हो गया धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति आवर, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना था। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने पर किसी स्थान से गुजरने हेतु। अब देखिए कई बार इस प्रश्न को ना आपके किसी स्थान की जगह किसी लकड़ी, पोल या किसी व्यक्ति, है ना, या खंभा, ऐसा भी पूछकर दे, ऐसा भी लिखकर दे सकता है, सेम ही चीज होगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, एक रेलगाड़ी है 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है ना, और किसी स्थान को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या रहता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड कितना है, 45 है। ठीक है, अब 45 है तो ये 45 यहाँ पे लिख लीजिए, लेकिन क्या है, हमको समय सेकंड में दिया गया, इसलिए हमको चाल को भी सेकंड में चेंज करना होगा। अब कैसे होगा, दो चीजें होती है हमारे पास, हम या तो 5/18 से गुना करते हैं या फिर 18/5 से गुना करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी बड़े से छोटे की ओर जाएंगे ना, क्योंकि किलोमीटर बड़ा है और मीटर प्रति सेकंड कम है, इसलिए जब भी हम छोटे की ओर जाएंगे तो छोटे से गुना करेंगे, मतलब 5 ऊपर रहेगा। यदि 5 को 18 से भाग देंगे तो कम पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इसलिए जब भी आप सेकंड की ओर बढ़ो या फिर बड़े से छोटे की ओर आंसर लाना है तो 5/18 से भाग दीजिएगा। ये हो गया हमारा चाल। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब लंबाई निकालना है ट्रेन का, और टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकंड। ठीक है, हो गया। अब इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, 9 पंचे 45। कितना हो गया ये, 9 पंचे 45। ठीक है, ये 9 पंचे 45 हो गया। डी निकालना है तो 10 को आप पक्षांतर भी कर सकते हो। डी निकालना है तो 10 को आप पक्षांतर करोगे, तब क्या हो जाएगा, इधर बचा 5 × 5 और ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 2 बराबर डी। 2 को 5 बार में कट जाएगा, 5 5 5 25, 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 125 मीटर लंबाई है ट्रेन की। कैसे कि आपको पता होना चाहिए कि तिर्यक गुणा, इतना बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। देखिए ज्यादा नहीं, 2 लाइन में आंसर आए, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे समय लग रहा है। यदि मुझे बनाना होता तो 1 सेकंड की बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, पुरुषों और महिलाओं की एक संयुक्त समूह की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि पुरुषों की औसत आयु 36 वर्ष और महिलाओं की 32 वर्ष है, तो समूह में महिलाओं और पुरुषों का जो प्रतिशत है
है ना, पुरुष और महिलाओं का जो प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है, इसको हम मिक्सचर हम एलिगेशन से करेंगे, क्योंकि हमको संयुक्त औसत दे दिया गया। देखिए ये भी औसत है, ये भी औसत है, ये भी औसत है। इस वजह से हम क्या करेंगे, है ना, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्सचर एलिगेशन से निकालेंगे। तो एक जगह लिख लेते हैं मेल और एक जगह लिख लेते हैं फीमेल, और सेंटर में रखेंगे हम औसत वाले को। ठीक है, मेल का कितना है, तो मेल का है 36, ठीक है 36 वर्ष, और फीमेल का है 32 वर्ष। माइनस करके जस्ट लिखना है, 35 में 32 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, 36 में 35 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। और ये निकला क्या चीज है ये, ठीक है, जब भी ऐसे निकलता है तो ये संख्या निकलती है। क्या निकलती है, संख्या। मतलब पुरुषों की संख्या अनुपात में 3 है और महिलाओं की संख्या अनुपात में 1 है। और अगर टोटल बात करें तो टोटल महिला और पुरुष कितने हैं, 4 है। 3 और 1 4 ही होगा ना, 4। अब प्रतिशत निकालना है, यही से निकाल लीजिए। ठीक है, यदि पुरुष निकालना है, पुरुष कितना है 3, कितने में, 4 में, तो 3/4। अब 3/4 का मतलब समझते हो, 3/4 का मतलब होता है 75%। ठीक है, यदि पुरुष 75% है तो महिला 25% होगी। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगर निकालना है तो मेल फीमेल का भी निकाल लीजिए। फीमेल कितना है, एक, टोटल कितना है 4, तो 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है 25% और 3/4 का मतलब होता है 75%। ऐसा है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया 75 और 25%। तो ऐसा आपको एग्जाम में आंसर बनाने हैं, केवल 1 और 2 लाइन में। इससे ज्यादा बनाने की कोशिश ही मत कीजिएगा, नहीं तो आपको घंटी बज जाएगी, आप पंखी गिनते रह जाओगे। अगला देखिए, कमल और आशा की जो मासिक आय है, कमल और आशरा की जो मासिक आय है 4:3 में है। उनका मासिक व्यय दिया गया है 3:2 में, और दोनों ही 600 रुपये बचा लेते हैं। तो कुछ दोनों की कुल मासिक आय क्या होगी ये बताइए। यदि इस प्रश्न को मुझे बनाना होता तो इसका आंसर सीधा मुझे पता है 42। कैसे पता है, ये देखिए, पूछा गया है दोनों की कुल मासिक आय है ना, दोनों की कुल मासिक आय, और दोनों को कुल मासिक आय यहाँ पे कितना है 4:3। दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाता है 7। अब 7 से जो कटेगा वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, 7 से 4200 कट जाएगा, 48 नहीं कटेगा, 84 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं है इसलिए हम इसको सॉल्व भी करेंगे। लेकिन जब भी यदि आपके पास ऐसा सिचुएशन आए, है ना, और लास्ट घंटी बजने वाला हो, तब आप इसे टिक मार के निकल जाइएगा। ये बाय ऑप्शन बनने वाले होते हैं। अब इसको हम प्रोसेस से बना के आपको बता देते हैं। उससे पहले एक थॉट देखिए, थॉट क्या है ना, थॉट ये है, जब भी आप कुछ पैसा कमाते हो, है ना, मतलब आपके पास कुछ आय हुआ, आय में आप कुछ बचत करोगे। ठीक है, और आय में यदि आप बचत कर लेते हो तो उसके बाद आपका खर्च बच जाता है। यही हमारी इक्वेशन है। आय होगा, आय में यदि आप बचत को माइनस कर दोगे, ठीक है, फिर अच्छे से लिख दूं क्या इसको, ये देखिए अच्छे से लिख देता हूं इसको। ये हो गया आय। ठीक है, आय में आपने क्या किया, बचत किया। आय में जैसी आप बचत माइनस करोगे तो आपको खर्च निकल आता है। ठीक है, आय में जैसी बचत माइनस करोगे तो आपको खर्च निकल आता है। सेम काम हम यही करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा आय क्या दिया गया है 4:3, मतलब 4:3 में है। तो कोई भी आदमी का नाम लिख दे, मान लेते हैं हम लोग कमल को ऊपर लिखते हैं और आशरा को नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब क्या देखिए, हमारे पास आय था 4x और हमने बचत कितना कर लिया 600। ठीक है, अपॉन जो आशरा है कितना कमाती है 3x, कितना बचत की 6x। अब देख लिए, ये हो गया आय, ये हो गया बचत, बचा क्या हमारे पास खर्च। खर्च का अनुपात क्या है 3:2। अब ये क्वेश्चन जम गया, बस तिर्यक गुणक कीजिए और आंसर निकालिए। तिर्यक गुणक कीजिए और आंसर निकालिए। और इसको कैसे शॉर्ट में करना है ये भी देखिए, आपको ज्यादा स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा आपका 8x। कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ये हो गया 8x माइनस 6 दूनी 1200, तो ये 1200 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 3 को नीचे से गुना करेंगे तो 3 दिया 9x माइनस 8 6 3 1800, ये 1800 हो गया। अब आप क्या करेंगे, छोटे में से बड़े को माइनस कर दीजिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ भी 8x, यहाँ पे 9x, दोनों प्लस में, मतलब एक दूसरे साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तब ये हो जाएगा 9 में 8 गया, ये हो जाएगा x। ठीक है, ये भी एक प्लस एक माइनस में है, क्या दोनों माइनस में है। ठीक है, दोनों अगर माइनस में है और एक साइड जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े में छोटे को माइनस कर देते हैं, तो 18x में 12x माइनस करेंगे तो ये हो जाता है आपके पास 6x। x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 6। अब देखिए,
अब यहाँ से देखिए, अब पूछा है दोनों का मासिक आय, तो जब भी दोनों का मासिक आय बोलेगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 7 से आप गुना कर दीजिए 600 को, तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42। अब ऐसा ना करके एक एक का भी निकाल सकते थे, अगर आपको पूछ देता कि आश्रा और कमल का आय एक एक बताना है तो आप एक एक बता लीजिए, ठीक है। तो कमल का कितना है 4x है, ठीक है, 4 और x की वैल्यू है 3, सॉरी 6 है ना, 6, तो ये हो जाएगा 6 चौके 2400। उसी प्रकार आश्रा की कितनी है 3x, x की जगह आप रख लीजिए 600 को, तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 1800। तो ये देख लीजिए, आप इंडिविजुअली भी निकाल लिए और दोनों को जोड़ोगे तो भी 42 आ जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चे ये करते हैं पहले एक एक का अलग निकालेंगे फिर उसको जोड़ेंगे 42 और लाएंगे, कोई मतलब नहीं इतने स्टेप बढ़ाने का। यदि अलग अलग पूछा जाएगा ना दोनों का तब ऐसा निकालना, अगर एक साथ पूछा जाएगा तो सीधा रेशियो को जोड़िएगा और उसको x के साथ गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4200। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक है 4747। एक नगर में 25% परिवारों के पास फोन है और 15% परिवार के पास कार है, ठीक है। 65% परिवार के पास ना तो कार है और ना फोन है, ठीक है, ना कार है और ना फोन है, और 2000 परिवारों के पास कार और फोन दोनों है, तो इस प्रकार से कौन सा कथन सही है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, 65 परिवार के पास न तो फोन है ना, और न ही कार है। यदि टोटल को 100% मान लिया जाए और 65 के पास कुछ भी नहीं है तो 35% के पास दोनों है। इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। दूसरी बात ये लिखा है कि 10% परिवार के पास कार और फोन दोनों है, जबकि यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि 65% परिवार के पास दोनों नहीं है, सॉरी कार पास फोन दोनों है। यदि ये वाला सही होता है तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम आगे और देख लेते हैं, एक नंबर गलत है वैसे, चलिए और देखते हैं। अब ये तो फिक्स हो गया कि 35% परिवार के पास या तो फोन है या कार है। दूसरे स्टेटमेंट हमको ये लिख दिया गया है कि 25 के पास फोन है और 15 के पास कार है, दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 40, 15 और 25 को जोड़िए हो जाएगा 15 प्लस 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40%। क्या है कार और फोन दोनों, लेकिन हमने यहाँ निकाला है 35 के पास फोन है, तो अब इसको अंतर कर दीजिए, अंतर करेंगे तो आ जाएगा 5। अब ये निकल के आ गया कि 5% परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, और जिनके पास दोनों है उसके लिए हमारे पास वैल्यू में आंसर है 2000, ये देखिए, ठीक है। 2000 परिवार के पास फोन और कार दोनों है तो 2000 हो जाएगा 5 के इक्वल। अब इसको आंसर आप निकाल लीजिए, ठीक है। 5% के पास क्या है, 5% परिवार ऐसे हैं, ठीक है, जिस 5% परिवार ऐसे हैं और 5% की वैल्यू कितनी है 2000। एक की वैल्यू ना निकाल कर सीधा 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से इसको भाग दे दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। जब भी आप ऐसा करोगे तो आप ये मिल जाएगा आपको 40,000 परिवार रहते हैं नगर में, ये टोटल परिवार निकल गया, ठीक है। 5% की वैल्यू अगर 2000 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी 40,000। ये कितनी याद है तो करके देख लीजिए, 5 और ये चले जाएगा 25 बार में, ठीक है, 25 बार में चला जाएगा, ये सॉरी 20 बार में जाएगा जी, 20 बार में, ठीक है। और 4 2 दूनी 4 4, ये हो जाएगा 25%। तो इसके आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, तो ए ऑप्शन जहां भी उसको काट दीजिए, ये यहाँ भी इसको काटिए, ये यहाँ भी इसको काटिए, एक यहाँ भी इसको काटिए, बचा हमारे पास 2 और 3। अब केवल यदि पता था कि एक गलत है तो भी आप आंसर बना सकते थे, लेकिन मैंने आपको बना के बता दिया ताकि आपको दिक्कतें ना हो। यदि ये प्रश्न आपको समझ में ना आया होगा तो फिर से आप हमको पूछ लीजिएगा, मैं फिर से इसको बता दूंगा बाद में, या फिर दोबारा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां ए और बी 650 रुपए की कुल कीमत पर खरीदी, दोनों का मूल्य है 650, लेकिन किसका कितना है ये हमको फिलहाल पता नहीं है। वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य ए को 20% लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेचता है, तो ए और बी के क्रय मूल्य क्या होंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, हमको यहाँ साफ साफ कह दिया गया है कि 650 में खरीदा है, तो दोनों का क्रय मूल्य 650 होना चाहिए। अब ऑप्शन में आप 650 जोड़ के देखिए कहीं आता है क्या, ये 400 हो जाएगा और ये 200 तो हो गया 650, ये हो गया, ठीक है, ये भी 650 हो गया, और ये देखिए तो 3 2 5, ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 5, ये भी 600 हो गया, ये ज्यादा हो गया ना, ये भी 650, ठीक है, सभी 650 है तो हम ऑप्शन से इसको काट नहीं पाए। अब क्या करेंगे ये देखिएगा, अब इसको बनाने का तरीका हमारे पास क्या है ये देखिएगा। सबसे पहले हम ये मान के चल लेते हैं, हमारा जो एसपी है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस एक्स है,
ठीक है। और इसमें अभी हमको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है एक का, तो एक का क्रय मूल्य निकालेंगे तो उसको बेचा कितने में गया था, 20% में। जब भी हम एसपी के हिसाब से क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर होता है, ठीक है, 100 ऊपर होगा और जो उसका प्रतिशत है वो नीचे होगा। लाभ वाला है तो यहाँ लिख लीजिए 100x लिख लीजिए और नीचे लिख लिए 120%, ठीक है। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 पंचे 100, ठीक है, और 20 छके 120, 20 पंचे 100, 20 छके 120, तो ये हो जाएगा 5x/6, ठीक है। ये पहला सीपी हो गया, मतलब ए का सीपी हो गया। अब बी का सीपी निकालते हैं। बी का सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी को हानि में बेचा गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 रहेगा ऊपर, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य है इसलिए। विक्रय मूल्य से जब भी हम सीपी निकालेंगे या फिर क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर रखना है और प्रतिशत वाले को नीचे रखना है। अब चूंकि ये 75% हानि हुआ इसलिए 100 में हम 75% माइनस करेंगे। यहाँ प्लस था, 20% लाभ था इसलिए 100 में 20 जोड़ा गया था। अब 100 में 75 माइनस 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75। क्यों आया, क्यों, कैसे आया, पता चल गया ना। ये मैंने 120 क्यों लिखा, 100 प्लस 20 है, वो शॉर्ट में लिखा है 120। 25 से कटेगा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो दूसरा का सीपी क्या आ गया, 4x+3, ठीक है, 4x/3। अब ये दोनों सीपी है और हमारे पास एक और सीपी है 650, दोनों को खरीदा गया। देख साफ लिखा है, एक घड़ी को, सॉरी, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियों को इतना कीमत पे खरीदा, तो दोनों सीपी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 650 आना चाहिए, दोनों को जोड़ देते हैं। 5x/6 प्लस 4x/3 इज इक्वल टू 650। अब क्या करेंगे, बस इसका आपको एलसीएम निकालना है और इसको सॉल्व करना है। एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x और 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 8x, 2 से गुना हो जाएगा, ऊपर 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 650। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, क्या 8 5 13x, ठीक है, ये 13x और 6 इस 650 को भाग करेगा, ठीक है, 6 650 को भाग करेगा, या भाग नहीं भी करना चाहते तो 650 लिख लीजिए, गुना 6 कर लीजिए। अब 13 को इधर पक्षांतर कर लीजिए और इसको काट लीजिए, 13 पंचे 65 होता है, 50 हो गया और 5 6 के 30, क्या हो जाएगा, 5 6 के 30, 5 6 के 30 मतलब x बराबर ये हो गया 300 रुपए। क्या हो गया, x बराबर 300 रुपये हो गया। अब आप निकाल सकते हैं एक एक का मूल्य। घड़ी ए का क्रय मूल्य हमने कितना निकाला था, ए का निकाला था 5x/6, x की जगह हमको रखना है 300, तो 5 गुना 300 बटा 6, ठीक है, 6 होगा, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 50 और 50 को 5 से गुना करेंगे तो 5 में 25, 250, कितना हो जाएगा, सॉरी 5 में 25, 250, तो ए का मूल्य हो जाएगा 250। ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर केवल बी हमको दिख रहे हैं 250। बाकी का आप ऑप्शन नंबर या फिर बी का निकालना चाहते हो तो बी का भी निकाल लीजिए, 400 ही निकलेगा। बी का क्रय मूल्य कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास बी का क्रय मूल्य 4x/3, तो 4 गुना 300 कर लीजिए और नीचे किससे भाग देना है आपको, 3 से भाग देना है, 3 एकम 3, ये 100 बार में गया, ठीक है, एक, और ये हो जाएगा आपका 400। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना था, लेकिन जितना आप आसानी से एलिमिनेट करेंगे आंसर को, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा चला गया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा हो गया। मिले, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देख लीजिए, ए तथा बी की जो आयु है 6:5 में है एवं उनकी आयु का जो योग है ना वो 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, शॉर्टकट में निपटाना है। ध्यान देखिए, यहाँ प्रश्न में ही सब कुछ छुपा रहता है। यहाँ लिखा है योग, ए और बी का योग, और हमको यहाँ रेशियो में दिया है 5:6, 6:5, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, तो ये दोनों भी योग है 11 और हमारे पास योग भी मिल गया है 44। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 11 चौके 44, एक की वैल्यू 4 आ गई, एक की वैल्यू 4 आ गई तो आप 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 की भी निकाल सकते हैं। 6 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा भाई बताओ तो, 6 चौके 24, ठीक है, और 5 का निकालेंगे तो 5 चौके 20। अब क्या कह रहा है, 8 साल बाद आयु का अनुपात, तो दोनों में 8 जोड़ दीजिए, ये देखिए दोनों में 8 जोड़ देते हैं, ठीक है, 24 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32, और 20 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। किससे कटेगा देखिए, किससे कर सकता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेई 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, नहीं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तेई 21, 7 चौक 28,
किससे कट रहा है जी, देखो काट के किससे कट रहा है ये, 6 कम 6 12 6 18 6 चौक 24 6 5 30, नहीं 6 से भी नहीं कट रहा है ये, ठीक है। 32 और 28 किससे कटेगा, 4 से कटेगा क्या, 7 चौक 28 और 7 अट्ठे 8 चौक 32, ठीक है। ये 8 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, तो 4 7 28 और 4 अट्ठे 32, तो ये हो जाएगा 8 अनुपात 7, 8 अनुपात 7 कहाँ, 7 कहाँ, ये ऑप्शन नंबर इसमें 8 अनुपात 7। इतना इजी वे में आपको बनाना है। मैंने 11 कहाँ से लाया, दोनों का योग किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे पहले से यहाँ योग दे दिया गया इसलिए। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, 6x मानेंगे, फिर 5x मानेंगे, इसका योग करेंगे तो ये निकलेगा 11x, फिर आप 44 करोगे, फिर x का मान निकालोगे, तो जब बिना x माने काम निकल रहा है तो फिर x मानने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके 1 सेकंड से ऊपर का समय नहीं लेना चाहिए। यदि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य में कितना घटाया जाए कि मूल पर या फिर वास्तविक जो मूल पहला अमाउंट था उस पर वापस आ जाए। फिर से पढ़ लीजिए, यदि एक टेलीविजन का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है तो नया मूल्य कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य मूल स्तर पर आ जाए। ठीक है, पहले अमाउंट क्या था, पहले 100 रुपया था, उसको बढ़ा दिया गया 25%, तो ये हो गया 125%। रेशियो निकाल लीजिए, तो ये हो गया 25 से कटेगा 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। ठीक है, पुराना मूल्य 4 रुपया था और नया मूल्य 5 रुपया है, दोनों का अंतर कितना है, 1 है। अब कह रहा है कि पुराने पर जाने पर हमको कितना घटाना पड़ेगा या फिर कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। पुराने में जाने पर हमको कितना अंतर दिख रहा है, 1 का अंतर है। ठीक है, किस पर हमको प्रतिशत कम करना है, तो बढ़े वाले मूल्य पर कम करना है, या फिर बढ़े वाले मूल्य के हिसाब से कितना प्रतिशत कम करें, तो बढ़ा वाला मूल्य नीचे लिख लीजिए और 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत निकल जाएगा 25 5 विषम 100, तो 20% मूल्य जो है आपको कम करने होंगे। देखिए इतना आराम से प्रश्न बन सकता था मात्र 2 या से 3 लाइन में। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही बनाना है, एक्स मानने की जरूरत मत कीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 51 नंबर का प्रश्न है, 3 परीक्षाओं में प्रत्येक है ना, 3 परीक्षाओं में जिसमें प्रत्येक का कुल योग अंक है 500, मतलब 3 परीक्षा है 5500, तो मतलब टोटल 1500 हो गया, यही कह रहा है ना। एक विद्यार्थी को प्रथम और द्वितीय परीक्षा में 45 और 55 अंक प्राप्त होते हैं। यदि 60% अंक समग्र अंक में लाना है तब तीसरी परीक्षा में उसको कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 परीक्षा है, प्रत्येक का कुल अंक है 1500, इसका मतलब ये हो गया 500 के 3 हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे। अब कहा गया है समग्र में 60% लाना है, तो 1500 का 60% कितना होगा। ठीक है, 1500 का 60% कितना होगा, तो सबसे पहले आप 1500 का 60% निकाल लीजिए। ठीक है, तो 1% निकालने के लिए 100 से गुना और 60% निकालने के लिए यहाँ पे 60 से गुना, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 5 से 15 और 15 को आप 6 से गुना कर दीजिए, तो 15 छक्के 90, टोटल 900 अंक चाहिए। समग्र अंक 60% के लिए हमको 900 अंक चाहिए। अब देखते हैं पहला एग्जाम में कितना नंबर लाया गया है, 45%। 500 का 45 पर कितना होगा, 9 पंचे 45। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, कितना निकालना है पहला एग्जाम का ना, यहाँ निकाल लेते हैं, 500 का है। ठीक है, कितना अंक चाहिए, 45% अंक लाया है, 100 से भाग दे दीजिए, ये इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 45 पंचे हो जाता है 225। ठीक है, 45% हो जाएगा 225, और दूसरे परीक्षा में कितना अंक लाया है, ये 55%, तो ये हो जाएगा 500 गुना 55/100। अब 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि पूरे को अगर 100 से भाग देंगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी, और 1 की वैल्यू निकालने के बाद चाहे आपको 45 से गुना करोगे तो 45% निकलेगा, और 500 से गुना करेगा तो 500% निकलेगा, 55 से गुना करेगा तो 55% निकलेगा। यही इसलिए हमको 100 से गुना भाग करना होता है, ये हमने 100 से भाग कर दिया। ठीक है, 55 को 5 से भाग गुना करेंगे तो ये हो जाता है 275। दोनों मिला के कितना अंक लाया बच्चे ने, कितना अंक लाया दोनों मिलाकर, तो इनको लाया है, ये हो गया हमारा दोनों अंक मिला के 500 अंक लाया है, दोनों मिला के 500 अंक लाया है। ठीक है, लाना कितना था 900, तो देखिए कितना कम लाया है 400। अब ये 400 अंक उसको तीसरे परीक्षा में कवर करने होंगे। ठीक है, ये जो 400 अंक है उसको तीसरे परीक्षा में कवर करने होंगे। क्या पूछा गया, तीसरी परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त करने होंगे, तो 400 अंक प्राप्त करने होंगे।
हो सकता है कभी आपको इसका प्रतिशत भी पूछ सकता था कि तीसरे परीक्षा में कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा, तब हम उसको प्रतिशत भी निकालते, पूछा नहीं गया इसलिए हम इसको नहीं निकाल रहे हैं। एक वर्गाकार तालाब की जो प्रत्येक भुजा 2 मीटर की है तथा उसकी गहराई 1 मीटर है, अगर उस तालाब को बिना उसकी गहराई बदले उसे ऐसे गोल तालाब के रूप में बड़ा करना है जिसका व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर हो, तो उसमें निकाली जाने वाली मिट्टी का आयतन क्या होगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये एक वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग के आधार पर तालाब बनाया गया है। अब कहा जा रहा है इस तालाब की जो गहराई को बढ़ाना है, मतलब बढ़ाना है ना, मेरे से थोड़ा ऊपर नीचे बन गया इमेज। ये मान के चलिए कि इसका डायमीटर इसमें मिला हुआ है, ठीक है। पहले तालाब ए स्क्वायर फॉर्म में था, अब उस तालाब, पहले तो गड्ढा है, वो तालाब है, अब उस गड्ढे को और बढ़ाना है तो इतना मिट्टी आपको खनना पड़ेगा, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना मिट्टी निकालना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कितना मिट्टी निकलेगा, बस यही पूछा और कुछ नहीं पूछा इसमें, ठीक है। और वर्ग की भुजा है 2, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। वर्ग का जो विकर्ण क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र पता है ना आपको, वर्ग के जो विकर्ण है उसका सूत्र क्या होगा। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है 2 अपॉन ये भुजा, ठीक है। वर्ग के विकर्ण का सूत्र है d बराबर हो जाएगा 2√2 मीटर, ठीक है। 2√2 मीटर होता है वर्ग के विकर्ण का सूत्र, 2√2, ठीक है। अब देखिए ये 2√2 हो गया, ये विकर्ण हो गया, इसका विकर्ण मतलब ये इसका विकर्ण हो गया 2√2। अब इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्या निकाल सकते हो आप इसको, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, या फिर और कैसे लिख सकते हैं इसको, d बराबर हो जाएगा √2 इंटू a, ये होता है d, ठीक है। आप ऐसा भी निकाल सकते हो या फिर पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। ये हो गया d, तो d हो गया, तो देखिए यदि ये d हो गया तो इसका आधा क्या r होगा, क्या ये आधा r हो जाएगा, ठीक है। अब d का आधा r करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ बना दूं, क्या यहाँ पे जगह नहीं मिला, मुझे यहाँ बना देता हूँ ना। d बराबर क्या हमारे पास है √2 गुना, है ना, और a का मान 2 है तो a का मान 2 हो गया। r निकालना है तो d का आधा होता है r, ठीक है, d का आधा r होता है, तब हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा r की वैल्यू निकाल जाएगी √2, ठीक है। r की वैल्यू √2 हो जाएगा। अब मेन मुद्दा ये है कि पहले तो चौकोन प्रकार का तालाब बन चुका है, अब बगल की मिट्टी को खोद के फेंकना है तो उसी मिट्टी का आयतन पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही अगर एक गोला बन गया और इसमें गहराई भी आ गया तब ये बेलन बन गया। अब उस बेलन के आयतन में यदि हम वर्ग के आयतन को माइनस कर दें, ठीक है, बेलन के आयतन में वर्ग के माइनस को आयतन कर दें तो हमारा ये जो बगल बगल का मिट्टी है ना, इसका आयतन निकल जाएगा। तो बेलन के आयतन, ठीक है, बेलन के आयतन में माइनस करना है आपको वर्ग के वॉल्यूम को। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h, और वर्ग के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो LBH, ठीक है, LBH। चलिए अब बेलन में आपको दिया गया है पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 22/7, ये हो गया आपका 22/7। चलिए पाई को मान मत रखिए क्योंकि पाई हमको पूछा गया, तो पाई का मान मत रखिए, पाई को मान रखने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पाई में आंसर है। तब क्या करेंगे, ये पाई हो गया, r² हो गया, तो r का, r की वैल्यू क्या हमको दिया गया है, r की वैल्यू है √2, r की वैल्यू है √2, तो √2 का स्क्वायर, और h कितना हो गया, हाइट 1 है ना, हाइट 1 है, यहाँ पे दिया देखिए गहराई 1 है, और ये गहराई दोनों के लिए है, स्क्वायर तालाब के लिए भी और गोल तालाब के लिए, तो इंटू 1 माइनस L कितनी है, देखिए वर्ग है तो लंबाई और चौड़ाई एक ही होती है, तो 2 इंटू 2, और इसकी भी हाइट होगी 1, ठीक है, इसकी भी हाइट होगी 1, ये हो जाएगा पाई, और ये स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस है, और 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो वास्तविक में बना कैसा, ये 2 पाई माइनस 4 है, 2 पाई माइनस 4 है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 4, कहीं पे लिखा है क्या 2 पाई माइनस 4, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2 पाई माइनस 4 मीटर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ये उत्तर हो गया सही आपका, 2 पाई माइनस 4 आ गया आंसर नंबर डी। क्या किया हमने,
बेलन के आयतन में स्क्वायर के आयतन को जैसे हमने माइनस किया तो जो शेष मिट्टी है, सीधी सी बात है, यदि ये बेलन में जितना भी आयतन है, ये कुछ इस प्रकार से बना था ना, मेरे से बन नहीं पाया, ये कुछ ये इस प्रकार से बना था, ये इस प्रकार से। यदि बेलन के आयतन में इस स्क्वायर के आयतन को माइनस करेंगे तो अगल बगल का मिट्टी का आयतन निकल ही जाएगा। यही हमने इसमें लगाया है। उसके बाद आपको कुछ हाइट निकालना था या फिर रेडियस निकालना था, वो आपको आना चाहिए, या फिर मैंने आपको यहाँ बता भी दिया है। ठीक है, और चलते हैं आगे। एक दीर्घ वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना है। दीर्घ वृत्त का दीर्घ व्यास उसके लघु व्यास का 2 गुना है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न में ना यहाँ तक का छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है इस प्रश्न को यहाँ तक पढ़ने से, हम बाकी में ही पढ़ के हम आंसर निकाल लेंगे। दीर्घ वृत्त का व्यास उसके लघु व्यास से 2 गुना है। सिंपल बात, हम 2 वृत्त बनाते हैं, यहाँ पे 2 वृत्त बनाता हूँ मैं, ये 2 वृत्त, ये छोटा बड़ा वृत्त है, ठीक है, सॉरी ये बड़ा वृत्त मान लेता हूँ, ये बड़ा वृत्त है। अब इसका जो व्यास है इससे डबल है, छोटे का डबल है बड़े वाला। यदि मैं छोटे का व्यास मान लेता हूँ 4, ठीक है, इसका 4 मान लेता हूँ तो इसका व्यास हो जाएगा 8, ठीक है। और यदि इसकी रेडियस, यदि इसका व्यास 8 है तो इसकी रेडियस 4 होगी, यदि इसका व्यास 4 है तो इसकी रेडियस 2 होगी। अब क्या पूछा है, देखिए अब ये पूछा है वृत्त की त्रिज्या। देखिए यहाँ केवल वृत्त शब्द उपयोग किया गया, मतलब हम छोटे वृत्त की बात करेंगे। तो जो वृत्त की त्रिज्या है इनमें से कौन सी सही होगी? लघु व्यास के बराबर होगी क्या? लघु व्यास क्या है? 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या लघु व्यास के बराबर हो नहीं सकती, उसकी आधा होती है, तो ये तो गलत हो गया। दीर्घ व्यास के बराबर होगी, दीर्घ व्यास है 8 और लघु वृत्त का जो त्रिज्या है वो 2 है, तो ये भी बराबर नहीं हुआ। दीर्घ वृत्त के व्यास का 50%, तो दीर्घ वृत्त का व्यास कितना है? 8 और इसका 50% 4 है, और जबकि हमारे पास यहाँ पे रेडियस 2 है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए दीर्घ वृत्त के लघु व्यास का, लघु व्यास मतलब आधा, या फिर हम इसको मान लेते हैं दीर्घ वृत्त के लघु व्यास का 50%, तो दीर्घ वृत्त के लघु व्यास मान ले तो ये 4 और 4 का 50% 2 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को 7 दिन में भर सकते हैं, तो उसी टंकी को 5 दिन में भरने के लिए कितनी पंपों की आवश्यकता होगी? यहाँ केवल वर्क वाला काम है। देखिए वर्क हो जाए, देखिए 15 पंप से जो कार्य होता है, देखिए 15 पंप डेली पानी खींच रहा है, कितने दिन तक? 7 दिन तक, तो इतना सारा कार्य हुआ, ठीक है। अब इसी कार्य को हमको कराना है, इसी कार्य को 15 पंप ने 7 दिन में जितना भी पानी खींचा होगा या फिर जितना भी टंकी भरा होगा, वो जितना वर्क किया है उसको हमको 5 दिन में कराना है। बशर्ते क्या होगा? कितना पंप एक्स्ट्रा लगेगा, कितना पंप जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो 15 पंप तो हमारे पास पहले से थे, एक्स पंप हम और लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको तीरा गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तीरा गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 15 गुना 7, तो जे को त्यों लिख लीजिए, ठीक है, जे को त्यों लिख लेते हैं, जे का त्यों हो जाएगा। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 5 को मैं पक्षांतर कर सकता हूँ क्या? 5 को मैं पक्षांतर कर सकता हूँ। इधर क्या बचेगा? 15 प्लस एक्स बच जाएगा। 5 तिया 15 और 7 तिया 21, तो 21 बराबर 15 माइनस एक्स, ठीक है। अब देख लीजिए, है ना, 15 प्लस एक्स हो गया, है ना। पक्षांतर नहीं भी करेंगे तो देख लीजिए 15 में से मैं क्या जोड़ूं कि 21 हो जाए, 15 में मैं क्या जोड़ूं कि 21 हो जाए, तो 15 में यदि मैं 6 जोड़ देता हूं तो ये 21 हो जाता है। दोनों एक ही बात है, आपको हल करने आना चाहिए। या का अब ये क्या कर सकते हैं, 15 को इधर माइनस पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस 15 बराबर एक्स हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका 6 ही आंसर आने वाला है। तो कभी कभी आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा है। इक्वल का साइन लगने की वजह से ये है कि इधर जो वैल्यू है यहाँ भी वही वैल्यू आना चाहिए। यदि इधर 21 है, इधर 15 प्लस एक्स है, तो 15 को तो चेंज नहीं कर सकते, एक्स को चेंज कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू 6 रखेंगे तो 15 6 21 हो जाती है। या फिर आप ट्रांसफर करके इसको ऐसा निकाल सकते हैं। जो आपको निकालना है निकाल लीजिएगा, लेकिन जल्दी निकालिएगा, एग्जाम में समय नहीं रहेगा। आज का लास्ट प्रश्न करेंगे, इसके बाद हम अगला सेशन जो है, अगला 15 प्रश्न बाद में करेंगे। किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया गया है 4:3:2 के अनुपात में है, तो यह त्रिभुज कौन सा है? सबसे पहले आपको पता है ना, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग है वो होता है आपका 180, और ये अनुपात में दिया गया तो इनको भी जोड़ लेते हैं, 4 3 7 7 2 9, ये हो जाएगा 9x। x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 20, x की वैल्यू हो जाएगी 20। अब एक एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, एक एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8,
80 कोण एक का, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो इसका कोण का रेशियो क्या आ गया, 40, 60 और 80। ठीक है, तो क्या ये अधिक कोण हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। सम कोण के लिए हमको 90 अंश चाहिए, तो 90 अंश भी तो नहीं है। ठीक है, और न्यून कोण हो सकता है क्योंकि इनका सभी वैल्यू 90 से कम है, इसलिए ये न्यून कोण होगा। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना था। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने 15 प्रश्नों को डिटेल में चर्चा किया है। आपको कहीं भी कोई डाउट होता है या फिर आपको इससे भी शॉर्ट करने से कोई मतलब नहीं है, आपको किसी भी एग्जाम या फिर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो आपको डाउट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हो सकता है एक इंग्लिश का क्लास आएगा, जो छात्रावास अधीक्षक में जो इंग्लिश से प्रश्न आए थे उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।